तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का संग्रहण करने के लिए प्रकाश ट्रैपों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा प्रकाश ट्रैप। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइट ट्रैप होती क्या है। ठीक है, तो लाइट ट्रैप का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए सबसे पहले तो कि मान लीजिए आपका फील्ड है, आपका खेत है, तो इसके चारों किनारों पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ लाइट लगा देते हैं। और वो कौन सी, यहाँ सफ़ेद लाइट लगाते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सफ़ेद लाइट, इसलिए यहाँ इसे लाइट ट्रैप बोला जाता है, प्रकाश निर्देशी। ठीक है, तो अब ये करती क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लाइट लगाते हैं इसके नीचे क्या करते हैं, जैसे कि पानी का कुएं लगा देते हैं। ठीक है, ये खंबा है, ठीक है, यहाँ पर लाइट लगी हुई है। और इसके नीचे क्या करते हैं हम, यानी जो कि मिट्टी का तेल लगा देते हैं, या फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पानी भर देते हैं। ठीक है, पानी भर दिया या फिर मिट्टी का तेल भर दिया, तो उससे क्या होता है, जब भी कोई इंसेक्ट है जो कि फील्ड में आता है, मान लीजिए, वो क्या करता है लाइट की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। और आकर्षित होने से क्या होता है, वो इसके चारों तरफ घूमता है और फिर वो गिर जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो गिर जाता है। तो वो जब गिरेगा तो किस में गिरेगा, मिट्टी के तेल या फिर पानी में गिरेगा, तो उससे क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। मतलब यहाँ जो लाइट ट्रैप होती है ये एक प्रकार का यहाँ इंसेक्ट को कंट्रोल करने का एक मेथड होता है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए कि लाइट ट्रैप होती है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा गया है कि निम्न का संग्रहण करने के लिए, मतलब यहाँ किस प्रकार के कीटों का संग्रहण करने के लिए लाइट ट्रैप का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर बताएंगे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, क्लास लंबी होगी, इसलिए हम थोड़ा फास्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सकारात्मक रूप से प्रकाश अनुवर्ती कीट। अब यहाँ पर यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रकाश अनुवर्ती कीट। तो ये होता क्या है, मतलब यहाँ प्रकाश की तरफ जो कीट आकर्षित होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रकाश अनुवर्ती कीट। ठीक है, आकर्षित होने वाले कीट क्या कहलाते हैं, प्रकाश अनुवर्ती कीट कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल रेटोनिंग की जाती है। अब रेटोनिंग का मतलब होता है क्या, ये तो आप सभी को पता होगा। नहीं है पता तो एक और बार देख लीजिए आप कि रेटोनिंग का मतलब होता है पेड़ी की फसल लेना। क्या होता है, पेड़ी की फसल लेना। ठीक है, पेड़ी की फसल लेना। अब पेड़ी की फसल होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा रेटोनिंग किसका संबंध होता है, ये किस क्रॉप से होता है, गन्ना से होता है। ठीक है, अब पेड़ी की फसल होती है कि जैसे कि मान लीजिए गन्ना है, ठीक है, इसको हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, जो इसका डंठल बच जाता है, जो इसका स्टेम रह जाता है थोड़ा बहुत, तो इसी से नेक्स्ट सीजन में क्या क्रॉप को ग्रो करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पेड़ी की फसल लेना कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए कि मान लीजिए गन्ना का प्लांट है, तो इसको हार्वेस्ट जब किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद जो तना रह जाता है, थोड़ा बहुत तना रह जाता है, तो इस तने से नेक्स्ट सीजन में क्या क्रॉप को ग्रो करना ही क्या कहलाता है, पेड़ी की फसल लेना कहलाता है। और रेटोनिंग का संबंध किससे होता है, गन्ने से होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि तिहरे सुपरफॉस्फेट में P2O, याद है P2O, ये PRO नहीं है, मतलब इसमें फास्फोरस कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे कि यहाँ ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है SSP, एक होता है DSP, एक होता है TSP। तो यहाँ पर SSP तो क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट। क्या होता है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट होता है। अगर हम बात करते हैं DSP, तो DSP का मतलब होता है डबल सुपर फास्फेट। TSP का मतलब होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, तो इसमें कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब इन सभी में क्या होता है, 16 आपको ऐड कर देने हैं। जैसे कि DSP की अगर हम बात करते हैं तो 16 दूनी 32, फिर हम 16 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, TSP का मान आ जाएगा, मतलब 48% है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 48% है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था SSP में फास्फोरस कितना होता है, तो कितना होता है 16%। DSP में कितना होता है फास्फोरस 32%, और TSP में कितना होता है 48% है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ICR केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है नर पुष्पक्रम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 2 पॉइंट हमेशा आपके माइंड में सेट रख लेना कि नर पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, यार हाँ वल्लर या टेसल, या टेसल या वल्लर बोला जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि मक्का जो प्लांट होता है इसमें यहाँ नर जो फ्लोरा होता है, नर जो पुष्पक्रम होता है, उसे बोला जाता है टेसल या वल्लर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं मादा, तो मादा को किस नाम से जाना जाता है, सिल्क के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नर को बोला जाता है टेसल या वल्लर, और मादा को बोला जाता है सिल्क। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हुआ कि नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है, टेसल या वल्लर कहलाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है।
और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि एक और क्वेश्चन आपसे रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि ये नर एक मादा होती है, ठीक है, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा पुष्प लगता है मक्का में। तो याद रखिएगा नर सबसे पहले आता है यार, हम मादा से पहले कौन सा पुष्प आता है, नर पुष्प आता है, ठीक है, कौन सा आता है, नर पुष्प आता है। और नर पुष्प को क्या बोलते हैं, टेसल या वॉलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। और इसका फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ICR भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होती है यहाँ कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है यहाँ भारतीय, यानी इसे आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, IPRI कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जमुनापरी एवं बारबरी किसकी नस्ली होती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया जमुनापरी और बारबरी किसकी नस्ली होती है। तो ये नस्ली होती है बकरी की। किसकी होती है, बकरी की नस्ली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आलू निम्न का एक संशोधित रूप होता है। संशोधित का मतलब होता है एक मॉडिफाइड होता है। तो आलू क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया है भैया कि आलू क्या होता है, आलू एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। स्टेम मतलब तना होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि आलू क्या होता है, एक रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, रूपांतरित तना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम से संतृप्त की गई हो वो क्या कहलाती है। तो याद रखें इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार बताया है कि वे मृदा जिसमें यहाँ ESP मतलब यहाँ एक्सेंसिबल सोडियम परसेंटेज 15% से अधिक होती है, तो वो कौन सी मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता दर कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा गया है गेहूं के लिए, और सबसे ज़्यादा बार याद रखें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जब गेहूं को स्टोरेज किया जाता है, इसका भंडारण किया जाता है, तो इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी रखनी चाहिए यहाँ, 10 से 12% के समथिंग। कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% की समथिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि मान लीजिए ऑयल सीड की अगर बात की जाती है, ऑयल सीड की जब भी बात की जाती है तो कितना होना चाहिए, 7 से 8% नमी होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सीरियल्स, तो सीरियल्स में कितनी होनी चाहिए, 11 से 12% के समथिंग नमी होनी चाहिए। दोबारा से देख लीजिए कि जितनी जो क्रॉप्स होती है जो कि ऑयल सीड में आती है, ऑयल सीड वाली मतलब तिलहनी फसलों का 7 से 8% नमी पर स्टोरेज किया सा है, भंडारण किया सा है। और अगर हम बात करते हैं खाद्यान्न फसलों का भंडारण, तो इनका जो भंडारण किया सा ये कैसा है, 11 से 12% नमी पर किया सा है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य सोर्स क्या होता है। तो आप सभी को पता है यार, हाँ जो मीथेन गैस निकलती है ये किसके फील्ड से निकलती है, किसके खेत से निकलती है, धान के खेत से निकलती है, चावल के खेत से निकलती है। मतलब मुख्य सोर्स क्या होता है, चावल के खेत होते हैं, चावल के खेतों से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है। ठीक है, ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जो ओजोन परत होती है इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखिए जैसे कि हमारा ये वायुमंडल है, यहाँ पर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य होता है, यहाँ पर ओजोन लेयर होती है। तो ये सूर्य से क्या करती है, यहाँ जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है, यूवी रेज आती है, तो इन यूवी रेज मतलब यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फिर परावैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। और अगर मान लीजिए इसमें छेद हो जाता है किसी भी कारण, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसके कारण होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मान लीजिए ओजोन परत में छेद हो जाता है, तो इससे क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो क्या होगी यार, हम पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस युग्म का पता लगाए जो कि शर्करा का मुख्य स्रोत होता है। तो कौन सा होगा यहाँ, चुकंदर और गन्ना होगा। ठीक है, चुकंदर और गन्ना क्या होता है, शर्करा का अच्छा स्रोत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ज़रूर दबा देना,
क्योंकि अगर आपने इसे ही नहीं दबाया या फिर नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो जब भी हमारी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। इसलिए अभी नोटिफिकेशन को चेक करिए, अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो उसे ऑन करिए। ऑन का मतलब है जो नोटिफिकेशन में बेल आइकन आता है उसे ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही ऑल पर करोगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्धमान आकार की श्रृंखला में रखे गए मर्दाकण होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया यहाँ मर्दाकण मतलब यहाँ साइज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे छोटे तो किसके होते हैं और सबसे बड़े किसके होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे छोटे तो किसके होते हैं, मृत्तिका के होते हैं, क्ले सोइल के होते हैं। यहाँ क्ले मृदा को ही मृत्तिका के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो क्ले सोइल होती है, ठीक है, जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, उसे यहाँ मृत्तिका के नाम से जाना जाता है। तो अब इस मृत्तिका के अकॉर्डिंग आपके दो ऑप्शन में से चुना जाता है राइट आंसर। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, इन दोनों में से है। तो अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि बालू होती है ना, यहाँ गाद से इसके बड़े कण होते हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, कौन सा है राइट आंसर, सेकेंड वाला। तो यहाँ सबसे छोटे किसके होते हैं, मृत्तिका के होते हैं, उससे ज़्यादा गाद के होते हैं, उससे ज़्यादा बालू के होते हैं, उससे ज़्यादा रेत के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी फसल प्रकृति से गैर दोषी होती है, मतलब यहाँ नॉन टिलरिंग होती है। क्या होती है, नॉन टिलरिंग होती है। तो याद रखिएगा, नॉन टिलरिंग क्रॉप कौन सी होती है, मक्का होता है। नॉन टिलरिंग क्रॉप कौन सी होती है, मक्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, पर्णीय छिड़काव मतलब फोलियर स्प्रे के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो यार यहाँ फोलियर स्प्रे के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूरिया का किया जाता है। फोलियर स्प्रे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पशुओं में मिल्क फीवर निम्न के कारण होता है। मतलब यहाँ किसके कारण होता है, जो मिल्क फीवर मतलब दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, मिल्क फीवर तो ये होता है यहाँ रुधिर कैल्शियम में, जो अगर मान लीजिए रुधिर होता है तो उसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो उससे ये हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है, मिल्क फीवर हो जाता है, दुग्ध ज्वर हो जाता है। और याद था, मिल्क फीवर की एक मुख्य विशेषता और है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हो कि मिल्क फीवर होता है तो इससे क्या होता है, पशुओं का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, पशुओं का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घट जाता है। याद रहेगा, क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो कोलेस्ट्रम आप सभी को पता है, बस इसका नाम आपको शायद पता नहीं होगा। तो कोलेस्ट्रम को यार खीस के नाम से जाना जाता है। खीस का सेकेंड नाम क्या होता है, कोलेस्ट्रम। याद रखिएगा, खीस का ही सेकेंड नाम क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। तो अब आपको ये तो पता होगा खीस होता क्या है। तो खीस क्या होता है, गाय के बियाने के तत्काल बाद थन का स्त्राव क्या कहलाता है, जो कि हल्का पीले कलर का होता है, वो क्या होता है, खीस होता है, कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है, खीस या फिर कोलेस्ट्रम दोनों एक ही होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो मुख्य कार्य होता है, वो क्या होता है, यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न चार फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन संचित करती है। नाइट्रोजन संचित का मतलब होता है कौन सी ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, वो कौन सी फसल है। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि बरसीम, ओएट, सोरगम या फिर बाजरा। तो कौन सी होती है इनमें से, ये तीनों। मतलब यहाँ जई भी नहीं करती, सोरगम भी नहीं करती और बाजरा भी नहीं करती। ये तीनों क्या कर नहीं करती, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि रानीखेत रोग निम्न को प्रभावित करता है। तो रानीखेत रोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, कुक्कुट में होता है, मुर्गियों में होता है। किस में होता है, कुक्कुट में होता है, मुर्गियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है। मतलब यहाँ जो केले का जो प्रवर्धन किया जाता है, जो प्रोपेगेशन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है स्वर्ण शकर के द्वारा। किसके द्वारा किया, स्वर्ण शकर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्वर्ण शकर्स के द्वारा किया जाता है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, अंतः भूस्तर या फिर घनकंद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ प्रवर्धन केले का ये किया जाता है स्वर्ण शकर या फिर अंतः भूस्तर या घनकंद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहली क्लोनित डोली निम्न में से किससे बनाई गई। तो सबसे पहले याद रखिएगा डोली क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लोन बना था वो क्या था, डोली था। फर्स्ट क्लोन क्या था, डोली था। फर्स्ट क्लोन क्या था, डोली था। और डोली क्या होती है, यानी डोली किसकी एक नस्ल है, भेड़ की नस्ल है।
यार हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डोली होती क्या है, यार हाँ ये एक प्रकार की भेड़ है, एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है। ठीक है, फर्स्ट क्लोन कौन सा हुआ, डोली हुआ। डोली क्या है, एक प्रकार की भेड़ है, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डोली का ये किया गया था विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, विल्मोट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रहेंगे कि डोली क्या होती है, फर्स्ट क्लोन होता है, यानी जो प्रथम क्लोन तैयार किया गया था वो कौन था, डोली था। डोली क्या है, एक प्रकार की भेड़ है, भेड़। तो इस डोली को तैयार किसके द्वारा किया गया था, विल्मोट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्याज में निम्न की उपस्थिति के कारण बदबू आती है। मतलब यहाँ जो प्याज में जो तीखी गंध आती है उसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका कारण होता है यहाँ गंधक। क्या होता है, उसका कारण गंधक होता है, और गंधक का सेकंड नाम क्या होता है, सल्फर। यहाँ सल्फर को ही गंधक के नाम से जाना सा है। और आपने ये तो सुना होगा कि प्याज में एक होता है ना वो डाइसल्फाइड, वो क्या होता है, एक प्रकार का सल्फर ही होता है। तो उसी के कारण जो प्याज में जो तीखी गंध आती है वो उसी के कारण आती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ICR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यही भी क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसान दिवस निम्न तारीख को मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, किसान दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, यहाँ चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। दोबारा से देख लीजिए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है कि मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन तो आता है कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि कृषि में महिला योगदान दिवस कब मनाया जाता है, कृषि में महिला योगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। यानी महिला का योगदान दिवस कृषि में कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुनहरी चावल या फिर गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, उनमें से निम्न में से कौन सी प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब यहाँ कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि प्रचुर मात्रा में होता है, तो कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। और अगर आपको विटामिन ए जब ऑप्शन में ही नहीं देखने को मिलेगा, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका होगा यहाँ बीटा कैरोटीन। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो गोल्डन राइस होता है या फिर सुनहरी चावल होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। लेकिन जब आपको ऑप्शन में विटामिन ए नहीं देखने को मिलेगा, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ विटामिन ए का ही फॉर्म होता है, एक प्रकार का रूप होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्न पर अध्ययन किया था। मतलब इसका जो अध्ययन किया गया था, ये किस पर किया गया था, गार्डन पी पर किया था। आप सभी को पता ही है। तो ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, ये किस पर किए गए थे, फील्ड पी पर किए गए थे, सॉरी गार्डन पी पर किए गए थे। ठीक है, मटर पर किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ICR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होता है यहाँ NDRI तो आप सभी को पता है ना, कल ही मैंने आपको सोल्व करवाया था कि NDRI कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उससे पहले याद रखिए क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है कि फसल की या फिर सिंचाई की वह अवस्था जब उसे अगर पानी नहीं दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। याद रखिएगा कि प्रोडक्शन में कमी आना ही क्या कहलाता है, क्रिटिकल स्टेज कहलाता है। दोबारा से समझ लीजिए कि क्रॉप की वह अवस्था जब उसे अगर पानी नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। बिल्कुल फसल नष्ट नहीं होती है, बल्कि उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो यील्ड होती है, उसमें कमी आ जाती है, और उसी को बोला है क्रांतिक अवस्था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गेहूं की सिंचाई में सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, शिखर विगलन की शुरुआत। यहाँ शिखर विगल की शुरुआत मतलब यहाँ CRI स्टेज, CRI स्टेज को ही किस नाम से जाना है, शिखर विगलन की शुरुआत। और CRI स्टेज कब निकलती है, 21 दिन बाद में निकलती है। ठीक है, और CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि यहाँ
कि सोविंग करने के 21 दिन बाद में आती है क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि गेहूं की सिंचाई की सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं के संतुलित राशन का आशय चारे की निम्न मात्रा से है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है संतुलित राशन का जो फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर आप संतुलित राशन कौन सा होता है उसे आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आप परिभाषित करोगे। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। हम ज़्यादातर ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि कम टाइम में हम इनको सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 24 घंटे में, अभी याद रखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है संतुलित राशन, तो संतुलित राशन का मतलब होता है 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाने वाले चारे में सभी चारा पोषक तत्वों का सही अनुपात ही क्या कहलाता है, संतुलित राशन कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाने वाले चारे में सभी चारा पोषकों की सही अनुपात ही क्या कहलाता है, संतुलित राशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पशुओं की विदेशी नस्लों में अधिकतम दूध निम्न द्वारा दिया जाता है। मतलब कौन सी ऐसी नस्ल होती है, ब्रीड होती है जो कि सबसे अधिकतम, और वो भी पूछा गया आपसे विदेशी नस्लों में। ठीक है, विदेशी नस्लों में कौन सी होती है, तो आपको ये तो पता होगा कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, HF के द्वारा दिया जाता है, मतलब होल्स्टीन फ्रीजियन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, होल्स्टीन फ्रीजियन के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेरिनो निम्न की नस्ल है। तो मेरिनो किसकी नस्ल होती है, यहाँ भेड़ की नस्ल होती है। कौन सी होती है, भेड़ की नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि TDN का विस्तारित रूप क्या है। मतलब TDN की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो TDN का मतलब क्या होता है, यहाँ टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। क्या होता है TDN की फुल फॉर्म, ये होती है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कलिंग का अर्थ क्या होता है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि कलिंग का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो कलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक पशु में क्या है, बीमार है, और एक पशु क्या है, सही है। मतलब ये बीमार नहीं है और ये बीमार है। तो जो बीमार पशु है, इसे यहाँ जो बीमार नहीं है उस पशु से अलग क्या करना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। यानी बीमार पशु को अबीमार पशु से अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। आप यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा हमारे ऑप्शंस के डिपेंडिंग। तो यहाँ पर देखिए कि अनउर्वरक पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था ही क्या कहलाती है, कलिंग कहलाती है। मतलब हटा ही तो रहे हैं, यानी एक साइड कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं, या फिर उसे बेच देंगे, कैसे भी कर देंगे, उसे हटा देंगे। ठीक है, यानी उसे झुंड से हटाना ही कहलाता है, कलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एलिलोपैथी निम्न में से संबंधित है। यहाँ पर याद है एलिलोपैथी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एलिलोपैथी होती क्या है। तो याद रखिएगा एलिलोपैथी, तो आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास क्या है, दो प्लांट है। ठीक है, तो एक प्लांट है जो क्या कर रहा है, एक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, हानिकारक पदार्थ उत्पन्न कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जो हानिकारक पदार्थ है ये खुद प्लांट को डैमेज नहीं कर रहा, बल्कि इसके आसपास के जितने भी जो प्लांट है उन सभी को ये डैमेज कर देता है। याद रखा, यानी ये तो उत्पन्न कर रहा है, इसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही, लेकिन इसके पास जितने भी जो है पौधे उन सभी को ये नष्ट कर देता है। तो ये जो प्रभाव होता है, ये जो इफेक्ट होता है, इसी को किस नाम से जाना सा है, एलिलोपैथी के नाम से जाना सा है। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले याद रखना जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है हमारा राइट आंसर। तो ये क्या रहेगा, एक फसल की हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल को बढ़ना ही क्या कहलाता है, एलिलोपैथी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न पर होती है। तो ये क्वेश्चन आप सभी, यानी खुद आपको ही इसका राइट आंसर देना है। तो आप सभी जितने भी लाइव है वो इसका कंफर्म कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पौधे द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है। मतलब यहाँ पौधों को कौन सा जल दिया जाता है, ये दिया जाता है केसी का जल। कौन सा अवशोषण करते हैं पौधे, केसी का जल को अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लवण सहनशील फसल होती है। मतलब यहाँ पर पूछा है जो लवण को सहन कर सके वो कौन सी फसल होती है। तो याद रखिए ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो कौन सी होती है, यहाँ चुकंदर होती है। याद रखिएगा लवण सहनशील फसल कौन सी होती है, चुकंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा सिंचाई जल के साथ अगर हम यूज़ करते हैं उर्वरक, मतलब फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करते हैं, तो उसे बोला जाता है यहाँ फर्टिगेशन। दोबारा से देख लीजिए कि सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हर्बिसाइड, सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड का यूज़ या फिर प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है हर्बिगेशन बोला जाता है। हर्बिगेशन किसे बोला जाता है, जब सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है उसे तो हर्बिगेशन बोला जाता है, और फर्टिलाइजर का प्रयोग सिंचाई जल के साथ करना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माइकोलॉजी निम्न का अध्ययन कैसा है, मतलब यहाँ माइकोलॉजी में किसका अध्ययन कैसा है। तो ये क्वेश्चन में हमने आपको कई बार क्लियर भी करवाया है कि अगर आपसे कभी भी पूछ लिया ऐसा है यहाँ माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में अध्ययन यहाँ कवक का किया ऐसा है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि कवक विज्ञान का पिता मतलब फादर किसे बोला सा है। तो ये बोला सा यहाँ पीए माइकेली को, किसे बोला सा है, पीए माइकेली को बोला सा है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको सभी क्वेश्चन याद रखने होंगे कि याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, माइकोलॉजी किसे बोला सा है, ककों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है ये पूछा गया यहाँ कि इनका जो फादर बोला सा है माइकोलॉजी का, ये किसे बोला सा है, तो बोला सा है पीए माइकेली को बोला सा है। ठीक है, इसी के नाम पे तो माइकोलॉजी रखा गया है। तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि पर्णकुंचन मतलब लीफ कल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित होता है। संप्रेषित का मतलब होता है इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा कैसा है। तो याद रखिएगा जो लीफ कल जो वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, श्वेत मक्खी के द्वारा, सफेद जो मक्खी होती है उसके द्वारा इसको फैलाने का कार्य किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिनोपोडियेसी निम्न का परिवार होता है। तो किसका परिवार होता है चिनोपोडियेसी, याद रखिएगा पालक का होता है। पालक और चुकंदर आप इन दोनों को नोट कर सकते हो, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, कि पालक और चुकंदर इन दोनों का कुल कौन सा होता है, यहाँ चिनोपोडियेसी होता है। कौन सा होता है, चिनोपोडियेसी होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि ललित और श्वेता, ललित और श्वेता निम्न की किस्में है, मतलब यार किस क्रॉप की ये किस्में होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए आपको ललित तो आती है कि किसकी है, लेकिन श्वेता आपको पता ही नहीं है कि किसकी है, तो आप ललित के अकॉर्डिंग तो पहचान सकते हो ना। तो ललित किसकी होती है यहाँ, अमरूद की होती है। किसकी होती है यहाँ, ये किस्म, ये होती है वेराइटी, ये होती है अमरूद की होती है। कौन सी, ललित वेराइटी अमरूद की होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा ललित जो वेराइटी होती है अमरूद की, इसकी एक मुख्य विशेषता होती है, और वो कौन सी होती है, हाँ ये क्या होता है, लाल गुदा वाली होती है। लाल गुदा वाली किस्म होती है कौन सी, ललित। ठीक है, ये एक मेन कैरेक्टर होता है ललित का, और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फूल गोभी निम्न की कमी के कारण भूरी पड़ जाती है। भूरी पड़ना मतलब यहाँ ब्राउनिंग, भूरी पड़ना मतलब ब्राउनिंग, और ब्राउनिंग किससे होती है, बोरोन तत्व की कमी से होती है। किससे होती है ब्राउनिंग, फूलगोभी में ये होती है बोरोन तत्व की कमी से होती है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेली तैयार करने के लिए फलों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है जो महत्वपूर्ण घटक होता है, महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होता है जेली बनाने के लिए वो कौन सा होता है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो कि शर्करा, सेलुलोज, विटामिन या फिर पैक्टिन। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जेली बनाने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, पैक्टिन। क्या होता है, पैक्टिन होता है। इसलिए तो यार हाँ अमरूद की पैक्टिन मतलब जेली सबसे अच्छी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि यार हाँ अमरूद में क्या होता है, पैक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, फिर अच्छी होती है। इसलिए यहाँ कि जो जेली है सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर भारत में आम की जो किस्म वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे पहले पकती है वह कौन सी है। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे पहले, मतलब यहाँ पर पूछा गया अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी कौन सी होती है। तो याद रखना यहाँ पर पूछ रखा है आपको स्पेशली उत्तर में, तो कौन सी होती है, हाँ बम्बई ग्रीन होती है, जो कि क्या होती है, एक अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ICR NB PGR कहाँ पर स्थित है। अब याद रखिएगा कि NB PGR का फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे क्लियर करेंगे कि NB PGR होता क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या होती है, मेरे साथ बोलिए एक बार कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हाँ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है। तो ये तो आप सभी जानते हो कि एक बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है, एजिटोबैक्टर होता है। कौन सा होता है, एक बायो फर्टिलाइजर एजिटोबैक्टर होता है। और एजिटोबैक्टर का प्रयोग किस क्रॉप के लिए किया जाता है, मुख्यतः गेहूं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मुख्यतः गेहूं, जोई, जई इन सभी के लिए किसका प्रयोग कैसा है, एजिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पेसिलिन। ये पेसिलिन नहीं होता बल्कि पेनिसिलिन होता है। क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। तो यहाँ पर पूछा है पेनिसिलिन निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है। मतलब यहाँ जो पेनिसिलिन को उत्पन्न किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था,
कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फिर फंजाई के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो पेनिसिलिन होती है, तो पेनिसिलिन को यहाँ कवक से प्राप्त किया गया था, एक प्रकार की फंजाई से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था यार? हम पेनिसिलिन को ये प्राप्त किया गया था कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि कृषि वनवर्धन में शामिल होते हैं। अब जैसे कि एग्रोनॉमी होती है, हॉर्टिकल्चर होती है, वहां पर यहाँ पर यूज किया गया है ऐसा ही वर्ड कृषि वनवर्धन। तो सबसे पहले है क्या है? यहाँ पर कृषि है, तो कृषि का मतलब क्या है? खाद्य फसलें तो हम ग्रो ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक और वर्ड दे रखा है कि वनवर्धन। वनवर्धन मतलब वन की खेती, इजिली आप समझ सकते हो। तो कौन सा है राइट आंसर? वृक्ष फसलें, यानी खाद्य फसलें प्लस वृक्ष फसलों का एक साथ ग्रो करना है, क्या कहलाता है? कृषि वनवर्धन कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए कि खाद्य फसलें एवं वृक्ष फसलें को एक साथ ग्रो करना या फिर एक साथ खेती करना क्या कहलाता है? कृषि वनवर्धन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग आपको सभी एग्जाम से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको देख रखा है या फिर यहाँ पर दे रखा है आपको कि फूल गोभी में विविटेल निम्न की कमी के कारण होता है, यानी किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है मोलिब्डेनम की तत्व से। यार हम मोलिब्डेनम तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विविटेल। और किस में होता है? फूल गोभी में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि सुबुल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सुबुल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ ल्यूसीनिया ल्यूकोसिफिला। क्या होता है यार? सुबुल का वानस्पतिक नाम ये होता है ल्यूसीनिया ल्यूकोसिफिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं की अंगोला नस्ल का मुख्य भूभाग कौन सा होता है? मुख्य भूभाग आपसे पूछा गया है, मतलब यहाँ ये सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई है, कहाँ पर पाई है? तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ मध्य प्रदेश में पाई है। कहाँ पर पाई है? अंगोला नस्ल ये पाई है मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? किसका पूछा है? शुगर केन का सबसे ज़्यादा या फिर जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो किस स्टेट में लिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन लिया गया था, ये लिया गया था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर लिया गया था हाईएस्ट प्रोडक्शन? ये लिया गया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि स्व अनिश्चितता तंत्र क्या है, यानी इसमें होता क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये क्या होती है? सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। आपने इंग्लिश वर्ड जरूर सुना होगा कि सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी किसे बोलते हैं। तो यहाँ इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। यहाँ स्व परागण पर पराग अंकुरित नहीं होते हैं। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी में क्या होते हैं? स्व परागण पर पराग अंकुरित नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि देरी से बोई गई गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर क्या होती है? ये आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है कि देरी से बोई गई गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर क्या होती है। तो याद रखिएगा, वैसे सामान्यतः हम यूज़ करते हैं गेहूं के लिए 100 किलोग्राम, लेकिन अगर हम बात करते हैं लेट सोविंग के लिए, लेट सोविंग के लिए अगर हमको करनी है तो उसके लिए जो हम सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे यहाँ कुछ अधिक, मतलब यहाँ 20 से 25% हम अधिक सीड रेट रखते हैं। मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्रॉप में पूछा आता है तो उसका यानी उसकी जितनी भी जो सीड रेट होती है सामान्यतः, तो उससे 20 से 25% एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं लेट सोविंग करने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इस क्वेश्चन का? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एनीमोमीटर का प्रयोग निम्न मापने के लिए कैसा है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए कैसा है? वायु की गति मापने के लिए कैसा है। याद रखना, दिशा मापने के लिए नहीं किया ऐसा, बल्कि किसके लिए कैसा है? विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके साथ साथ आप इसे भी देख सकते हो, जैसे कि वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब को नियंत्रित या फिर इसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? बैरोमीटर का प्रयोग कैसा है। अगर हम बात करते हैं वायु का तापमान ज्ञात करने के लिए, तो वायु का तापमान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? हेलियोमीटर का प्रयोग कैसा है। अगर हम बात करते हैं वायु की दिशा, तो वायु की दिशा को मापने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? विंड वैन का प्रयोग कैसा है। दोबारा से देख लीजिए, इन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ दिशा का मतलब होता है विंड वैन। दिशा का मतलब क्या होता है? विंड वैन। और अगर हम बात करते हैं वायु की गति, तो वायु की गति का मतलब क्या होता है? एनीमोमीटर। मतलब यहाँ विंड वैन के द्वारा क्या ज्ञात किया है? वायु की दिशा। और एनीमोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया है? वायु की गति। और अगर हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मेजर किया है? कैलकुलेट किया है? ये कैसा है? बैरोमीटर के द्वारा कैसा है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं एग्रीकल्चर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर। जय हिंद, बाय, टेक केयर।